नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम बिहार बिहान में। आज की सुबह आपके साथ मैं हूं प्रिया। कहते हैं कि भरोसा जो है वो सबसे बड़ी ताकत होता है। अगर एक व्यक्ति को खुद पे भरोसा होता है तो उसके व्यक्तित्व का जो निर्माण होता है वो सदियों तक याद किया जाता है। जी हाँ, और ऐसे ही एक व्यक्तित्व हमारे भारत में हुए थे जिन्हें हम प्यार से राष्ट्रपिता कहते हैं, महात्मा गांधी। चलिए उन्हीं के विचारों के साथ हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। उन्होंने क्या बखूब कहा है कि व्यक्ति जो है अपने विचारों से निर्मित एक प्राणी है, वह जो सोचता है वो बन जाता है। चलिए इस विचार पर एक नजर डालते हैं। महात्मा गांधी ने कहा था, व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित प्राणी है। वह जो सोचता है वही बन जाता है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रुचिन वीना चैनपुरी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम बिहार बिहान में। डीडी बिहार के माध्यम से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। रुचिन जी, चूंकि आप बिहार से हैं, पटना से हैं, फिल्मों से लगाओ, चूंकि हम सब जानते हैं कि बिहार जो है साहित्य की धरती है। यहाँ से बड़े बड़े साहित्यकार हुए जिसमें फणीश्वर नाथ रेणु का नाम बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाता है। वहाँ से, उस धरती से कलम उठा करके एक लेखक के तौर पर अपनी पहचान बनाना आपके लिए ये सफ़र कैसा रहा? देखिए, ये सफ़र बहुत ही खूबसूरत था। विरासत में बचपन से ही बहुत सारी चीज़ें मिली ईश्वर की कृपा से, और कला से मैं बचपन से जुड़ा रहा। स्कूल में थिएटर में काफ़ी मैं एक्टिव रहता था, और एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट सबसे पहले मैं यहाँ, मेरे जो गुरु हैं जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, जो फर्स्ट एनएसडीएन बिहार से थे, प्यारे मोहन सहाय जी, उनके टीम को मैंने ज्वाइन किया था एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट। तो संगीत, चित्रकारी, लेखन, ये सब मुझे माँ से मिली, विरासत में मिली, और उस पे मैं अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखा। जैसे हर एक बच्चे का एक ख्वाब होता है कि आगे चलकर मुझे ये बनना है। तो घर में एक फिल्मी माहौल भी था। पिता राज कपूर साहब के बहुत बड़े फ़ैन थे, और घर में एक फिल्मों का एक ये था। माँ को भी बहुत ज़्यादा इच्छा थी। तो मेरे अंदर वो चीज़ थी कि चूँकि मैं एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट काम कर रहा था, तो मुझे भी आगे चलकर इसी लाइन में मुझे आगे बढ़ना है, फिल्मी लाइन में आगे बढ़ना है। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने फिल्म इंस्टीट्यूट पुणे का एग्ज़ाम दिया ग्रेजुएशन करने के बाद, पटना कॉलेज, पटना यूनिवर्सिटी से। अनफॉर्चुनेटली उस वक्त गाइड करने वाला कोई था नहीं। उस वक्त ना ये सोशल मीडिया था, ना कुछ था। तो मैंने दिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन मैंने अपने कला को छोड़ा नहीं, मैंने उस जर्नी को छोड़ा नहीं, कंटिन्यू रखा, और इस विश्वास के साथ कंटिन्यू रखा कि आने वाले वक्त में कभी ना कभी मेरे लिए भी वो दरवाज़ा खुलेगा। फिर मैंने एक बात ठानी कि चलो, मैं अभी फ़िलहाल मुंबई नहीं जा पा रहा हूँ, लेकिन कुछ ऐसा ज़रूर करूँगा कि मुंबई इंडस्ट्री को मैं अपनी ओर खींच कर लाऊँगा। कहने का मतलब कि मैं यहीं पे बिहार में रहकर इसी जो मेरी जन्मभूमि रही है, मेरी कर्मभूमि रही है, और जहाँ पे टैलेंट का कोई मतलब, आपके पास इतने टैलेंट हैं कि बस वो नज़र चाहिए आपको, वो पारखी नज़र चाहिए कि आप उनको आप पिक कर सकें या कुछ। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं यहीं पे रहकर मैं छोटी सी शुरुआत करता हूँ, फिर वहाँ से। तो एक शॉर्ट फिल्म मैंने बनाई 2016 में, 9, और ये एक एक्सपेरिमेंटल फिल्म थी। और बहुत फ़ख्र होता है कहने में कि बिहार में उसके पहले कोई इस तरह का एक्सपेरिमेंटल फिल्म बनी नहीं थी। और 23 मिनट की फिल्म थी, बिना संवाद का ये फिल्म था, जिसमें विक्रांत चौहान ने और हिमानी शर्मा ने काम किया था। उसके बाद मेरी शुरुआत फिल्मों में आप कह सकते हैं हुई। मैंने टीएचपी के लिए, हंगर प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत सारे काम किए, और फिर इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर के तौर पे मैंने डिसाइड किया कि फिर मैं अपनी जर्नी को कंटिन्यू। आपने कहा कि इंडिपेंडेंट तौर पर आपने अपनी जर्नी की शुरुआत की थी। अमूमन देखा जाता है कि जब भी हम फिल्मों की बात करते हैं, हम बड़े बैनर्स की बात करते हैं, तो हम किसी बड़े डायरेक्टर या बड़े जो निर्देशक होते हैं या प्रोड्यूसर होते हैं, हम उनके सानिध्य में काम करना शुरू करते हैं। बड़े राइटर होते हैं, उनके सानिध्य में हम काम करना शुरू करते हैं, ताकि हमें बारीकियों की समझ हो जाए, बारीकियों के बारे में हम बहुत अच्छे से जान लें। फिर हम अपनी पहचान
एक इंडिपेंडेंट राइटर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में हम अपनी पहचान स्थापित करें। आपने एक बहुत बड़ा कदम उठाया कि आप एक इंडिपेंडेंट राइटर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में आप अपने आप को स्थापित करने के लिए निकल पड़े। ये ख्याल मन में कैसे आया? क्योंकि ऐसे मौके बहुत सारे आपको आए होंगे कि आपको असिस्ट करने का मौका मिल रहा होगा। ये ख्याल इस वजह से आया कि मेरे साथ एक बाध्यता थी कि मैं अपने परिवार को छोड़कर और मुंबई नहीं जा सकता था किन्हीं कारणों से। तो मेरे पास फिर कोई ऑप्शंस नहीं बचता था, या तो मैं अपनी कला को हमेशा के लिए मैं छोड़ दूं, या मैं खुद से उस चीज़ को आगे लेकर आगे बढ़ूं। मेरे गुरु ने जो एक डायरेक्शन की जो उनके अंदर जो क्वालिटी थी, वो बहुत बड़ी शख्सियत थे। तो मैं बहुत अपने आप को भाग्यवान मानता हूँ कि मैं उनकी छत्र छाया में मैं रहा और बहुत कुछ सीखने का मुझे मौका मिला। और फिल्म जो है ये एक आपकी एक अपनी पर्सनल जो एक आपका एक ऑब्जर्वेशन होता है एज ए राइटर और एज ए डायरेक्टर। जो भी समाज में चीज़ों को आप देखते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, लोगों से मिलते हैं, विभिन्न तरह के लोग, सब तरह के लोगों के साइकी लोग, जितने डिफरेंट साइकी के जो लोग हैं उनसे आप मिलते हैं, तो उनके साथ मिलने से ये से आपके अंदर एक ऑब्जर्वेशन जो एक होती है, आप उन बारीकियों को देखते हैं, समझते हैं। अंततः वही सारी चीज़ें हैं जो मूलभूत जो एक क्वालिटीज़ होनी चाहिए, वो एक फिल्मकार के लिए वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। टेक्निकल सपोर्ट के लिए आपके पास पूरी टीम होती है, जैसा आपके पास बजट होता है उस हिसाब से आपकी टीम होती है। अगर आप मुंबई में हैं, बड़े बजट में काम कर रहे हैं, तो पूरी टीम होती है। अगर मुझे मौका नहीं मिला तो वो एक एक्सक्यूज़ नहीं हो सकता है कि मैं कुछ कर ना पाऊँ। अगर आपके अंदर वो चीज़ है तो आपके अंदर वो विश्वास है कि आप कर सकते हो, आप जान रहे हो कि आप ऐसी चीज़ें बना सकते हो। बहुत एग्जाम्पल हैं, अगर आप लेने लगे तो पुराने फिल्मकार लोग थे, बड़े बड़े फिल्मकार, उन लोगों ने कहीं से कुछ नहीं सीखा था और उन्होंने ऐसी खूबसूरत फिल्में दी हैं हिंदुस्तान को कि आज तक वो लोग उन्हें याद करते हैं। रुचिन जी, आपने अपने आप को एक लेखक के तौर पे स्थापित किया है। बचपन से ही एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट आप थिएटर करते रहे हैं या अलग अलग शोज़ आपने किए हैं। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अमूमन जब भी हम सिनेमा की बात करते, फिल्मों की बात करते हैं या हम थिएटर्स की बात करते हैं, तो हम चाहते हैं कि जो दर्शक है वो हमें पर्दे पर देखें। पर्दे के पीछे बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन हम शायद ही किन्हीं का नाम याद रख पाते हैं या ऐसे लोगों का नाम रख पाते हैं जो अपना एक मुकाम हासिल कर लेते हैं। आपके पास भी वो मौका था, आप थिएटर कर रहे थे, आप एक्टर बन सकते थे, आपने एक लेखक बनना क्यों चुना? लेखक बनना इसलिए चुना, आपके सवाल में ही एक जवाब छिपा है। देखिए, अमूमन सभी जितने भी यंग जनरेशन के लोग हैं, जब भी वो सभी या तो वो एक्टर बनना चाहते हैं या एक्ट्रेसेस बनना चाहते हैं, लेकिन जो पर्दे के पीछे का काम है, जैसे लेखनी है या निर्देशन है, बहुत ज़्यादा लोगों को एक्साइटमेंट नहीं लगता है शायद। लेकिन मुझे वो ज़्यादा अपील किया क्योंकि आप किसी चीज़ का सृजन करते हो, आप उसको शुरू से बिल्कुल एक चीज़ को तैयार करते हो। जैसे एक कुम्हार मिट्टी को लेकर मूर्ति को गढ़ता है, तो उसकी जो खूबसूरती है, अगर आप उसे वॉच करोगे तो आप दुनिया की सारी चीज़ों को भूल जाओगे। तो उसमें जो मज़ा है, उसमें जो सुकून है, कोई भी लेखक नाम के लिए कि उसका खुद का नाम होगा या नहीं होगा उसके लिए नहीं करता। उसे जो चीज़ अच्छी लगती है वो लिखता है, वो चाहता है कि उसकी बातें जो है, दुनिया जो कहानियाँ हैं, लोग उसको याद रखें। जो उसने चीज़ कोई क्रिएट किया है तो लोग उसे याद रखें। तो उसमें जो एक सुकून है वो दुनिया की किसी भी चीज़ में। एक्टिंग करना, देखिए एक्टर्स के लिए आई एम नॉट डिस्करेजिंग, ठीक है, एक्टर्स सबका अपना सपना होता है कि मैं पर्दे पे दिखूं, तो वो पर्सनल व्यक्तित्व पे डिपेंड करता है। मेरा जो व्यक्तित्व था, मैं चाइल्ड आर्टिस्ट था, बहुत नटखट था, बहुत प्यार मुझे गुरु से मिला। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हो रहा था, जो घर का माहौल था, तो पिता भी मुझे कहते थे कि भाई, दूरदर्शन पे उस वक्त बहुत सारी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स के तौर पे राज कपूर की फिल्में, साहब की फिल्में, गुरुदत्त जी की फिल्मों का दौर, रात में फिल्में दिखाई जाती थी। तो पिता मेरे कहते थे कि देखो, ये है फिल्म, इन फिल्मों को देखो, और जिस तरह की संवेदनाएँ हैं, जिस तरह की सेंसिटिविटी है तुम्हारे अंदर, यू कैन बी ए वेरी गुड फिल्म मेकर। तो ये बात मेरे जहन में बिठा दी गई थी बचपन से। और मुझे भी कहीं लगता था, जब मैं अपने गुरु प्यारे मोहन सहाय जी को देखता था कि कितनी बड़ी शख्सियत हैं और जिस तरीके से वो सीन्स को नरेट करते थे, तो मैं बहुत फॉर्चुनेट समझता था।
तो जहन में ये बात बैठ गई थी कि मुझे पर्दे, भले ही मैं एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट काम कर रहा हूँ, मुझे पर्दे के सामने नहीं आना है, मुझे पर्दे के पीछे रहकर पीछे कुछ करना है। बिल्कुल। कहते हैं कि जो पर्दे के पीछे रह करके सारे लोगों को अपनी उंगलियों पे नचाता है, वो लेखक ही तो होता है कि अपने हिसाब से बिल्कुल। किरदार में जो है एक व्यक्ति को ढालता है। बिल्कुल, बिल्कुल। आप जो कि पटना से हैं, इतने अच्छे तरीके से आप पटना को जानते हैं, बिहार को जानते हैं, यहाँ की जो संस्कृति है आप उसे जानते हैं। आपने हिंदी सिनेमा को क्यों चुना? आप चाहते तो भोजपुरी सिनेमा है, हमारे यहाँ मैथिली में फिल्में बन रही हैं, और भी जो भाषाएं हैं, अंगिका, बज्जिका, मगही है, हमारी भाषा है, उसमें भी आप चाहते तो एक अच्छे राइटर हैं आप, एक अच्छे निर्देशक हैं, तो आप यहाँ भी काम कर सकते हैं। अपने हिंदी सिनेमा को आपने चुना, क्यों ऐसा? मुझे लगता है कि मैं शायद अभी जस्टिफाई नहीं कर पाऊँगा। सबसे पहले तो यहाँ रीजनल बहुत सारी भाषाएं हैं, जैसे आपने कहा, जिक्र किया। मैं हूँ मगध का, तो मगही मेरी भाषा है। मेरी दादी मगही बोलती थी, मेरे दादा मगही बोलते थे, और घर में मेरे चाचा लोग भी आपस में जब बात करते थे तो मगही बोलते थे। हम लोग चूँकि पटना में थे तो मैं हिंदी में ही बात करता था, तो मैं अपनी भाषा, मुझे बहुत दुख के साथ, मुझे ये कहना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन हाँ, मगही में मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ, अब मैं बिल्कुल करूँगा, लेकिन किसी काम को आप करो तो उसे जस्टिफाई करो। सिर्फ करने के लिए करो और करके निकल लो, वो मैं उसमें विश्वास नहीं। मैं अपनी चीज़ें भी बहुत इत्मीनान से, बहुत सोच समझ कर बनाता हूँ। जो भी चीज़ें मैंने बनाई है तो मैं बहुत इत्मीनान से सोच समझ कर बनाता हूँ। तो मैं अभी तैयार नहीं हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत कंफर्टेबल अभी मगही को लेकर नहीं हूँ। भोजपुरी मेरी भाषा नहीं है, मैं सम्मान करता हूँ सारे क्षेत्रीय भाषाओं का, बहुत खूबसूरत है। मैं ज़्यादा कंफर्टेबल मगही में फील करता हूँ कि होऊंगा, लेकिन अभी मैं तैयार नहीं हूँ। लेकिन ये वादा है कि मैं साल 2 साल में एक बहुत खूबसूरत मगही फिल्म भी मैं बनाऊँगा। चलिए, ये जो वादा है बहुत जल्द ही असलियत की अगर शक्ल ले ले, तो हम उम्मीद करेंगे कि बहुत अच्छी भोजपुरी फिल्म जो है आपके द्वारा निर्देशित हम सबके समक्ष आएगी। लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि आप जैसे बहुत सारे लेखक हैं जो छोटे छोटे जगहों पे हैं? अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार तो साहित्य की धरती है, जाहिर तौर पर यहाँ बहुत सारे ऐसे लेखक हैं जो मुंबई जाकर के काम कर रहे हैं या अलग अलग जगहों पर जाकर के अपनी लेखनी जो है वो लेखनी के ज़रिए पैसे कमा रहे हैं या लेखनी के ज़रिए फिल्में बना रहे हैं। आपको नहीं लगता कि क्षेत्रीय भाषाओं में भी फिल्में बननी चाहिए? अगर आपकी सोच बहुत ही वाइड है, बहुत ही विस्तारित है आपकी सोच, तो आपको नहीं लगता करनी चाहिए? क्योंकि अगर हम क्षेत्रीय फिल्मों की बात करें तो अगर हम बांग्ला फिल्मों की बात करें तो वहाँ पे बहुत ही बेहतरीन फिल्में बनती हैं, और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ ऊपर की होती हैं, बहुत ही ज़मीनी तौर पर फिल्मों को बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ही स्पष्ट संवाद के साथ, बहुत ही एक स्पष्ट मैसेज के साथ लोगों के सामने लाया जाता है। हम साउथ की फिल्मों को देख लें, जिसको बॉलीवुड इंडस्ट्री भी जो है वो उसके कॉपी कर रही है। अगर हम बात करें तो हम बात करें मराठी फिल्मों की बात कर ले तो वहाँ भी कुछ ऐसा ही है। नामचीन एक्टर्स हैं जिनको हम हिंदी सिनेमा में लेते हैं ताकि उनके अभिनय से हमारे सिनेमा को जो है और ज़्यादा वज़न हमारे सिनेमा का बढ़ जाए। आपको नहीं लगता है कि क्षेत्रीय भाषा में जो फिल्में हैं उनके ऊपर और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, या और जो नए लेखक हैं, नए निर्देशक हैं, नए जो एक्टर्स हैं, उनको आगे आने की ज़रूरत है? हमारे राज्य में देखिए, टैलेंट के हिसाब से तो बेशुमार टैलेंट है। अब थोड़ी सी दुख की बात है कि कुछ चीज़ें ऐसी बन गई हैं, तो एक ब्लैक बोर्ड पे जब आप कुछ लिखते हो और ब्लैक बोर्ड भर जाता है तो फिर आप कैसे लिखोगे? आप डस्टर उठाते हो, पहले उस ब्लैक बोर्ड को क्लीन करते हो, फिर आप एक नई शुरुआत करते हो। मेरे ख्याल से आप समझ रही होंगी मैं क्या जी, कहना बिल्कुल। तो भोजपुरी में जिस तरह का काम हुआ है, बहुत दुख होता है। एक ज़माने में गंगा मैया तोरी पियरी चढ़े, वो आपने फिल्म देखी, आज तक बचपन में देखा था, आज तक याद है। उसके बाद जो इस तरह की चीज़ें बनने लगी तो फिर वो हम लोग रास्ता कहीं ना कहीं भटक गए। तो किसी भी फिल्मकार के लिए, चाहे मैं रहूं, चाहे कोई और करना चाहें, ये टफेस्ट टास्क है कि आप अगर एक उसमें कुछ आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हो तो पहले उस ब्लैक बोर्ड को क्लीन करना होगा। उस ब्लैक बोर्ड में जहाँ इतनी सारी चीज़ें भर गई हैं, उसमें आप फिर जाकर कुछ नहीं लिख सकते हो। तो पहली मेहनत ये करनी होगी, आपको डस्टर उठाना होगा, पहले उस ब्लैक बोर्ड को क्लीन करना होगा। जब वो ब्लैक बोर्ड क्लीन हो जाएगा तब आप कुछ नया क्रिएट कर सकते हो। मेरा ये अपना मानना है, ये मेरी अपनी सोच है। तो ये चैलेंज बहुत है। रीजनल फिल्म इज़ द टफेस्ट टास्क किसी के लिए भी, ये आसान चीज़ नहीं है, बहुत टफ है।
आप आम भाषा में फ़िल्में बना सकते हो बहुत आसानी से, लेकिन जब आप क्षेत्रीय भाषा में आते हो, और जो भी मैं सैल्यूट करता हूँ जो फ़िल्मकार लोग जुड़े हैं अभी क्षेत्रीय भाषा में, उन्होंने बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है और बहुत जांबाज हैं, बहुत बीड़ा उठाया है। और मैं भी इसमें बिल्कुल जैसा मैंने कहा कि साल 2 साल, अभी मैं तैयार नहीं हूँ, लेकिन 2 साल के बाद मैं ज़रूर जुड़ूंगा। युवाओं को, जितने लोग हैं उनको मोटिवेट करूँगा कि जो खूबसूरती क्षेत्रीय भाषा में है, आपकी संस्कृति झलकती है, आपकी सोच झलकती है, आपका खान पान, रहना, बैठना, उठना बैठना, वो सारी चीज़ें, सारी बारीकियाँ उस क्षेत्रीय फिल्म में आपको दिखती हैं। तो इसमें नेचुरली इसमें कुछ काम करने की ज़रूरत है और ये सबका दायित्व बनता है। बिल्कुल, बहुत ज़रूरत है, क्योंकि एक वो दौर था जिसका आपने ज़िक्र किया, जिस फिल्म का ज़िक्र किया आपने कि गंगा मैया तो है पियरी चढ़े वो फिल्म हमारे जो पहले देश के पहले राष्ट्रपति थे, उनके आग्रह पर बहुत बड़े, जिन्हें हम शाहबादी साहब के नाम से जानते हैं, जी। उनके राष्ट्रपति के आग्रह पे उन्होंने इस फिल्म को बनाया था। और कह सकते हैं कि भोजपुरी सिनेमा में वो एक माइलस्टोन है, ध्रुव तारा है, उसके ना आगे कुछ है ना हम उसके पीछे के बारे में हम जिक्र कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ जो बहुत मुझे लगता है कि शुरू से मैं आपसे ये सवाल पूछना चाह रही थी कि आप एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर के तौर पर आपने अपनी एक पहचान बनाने की आपने सोची, लेकिन जब हम फिल्में बनाते हैं तो अमूमन एक दर्शक के तौर पर हम सिर्फ पर्दे के आगे जो कलाकार होते हैं उन्हें देखते हैं, हम सेट्स को देखते हैं, हम गाने सुनते हैं और हम खुश होकर के चले आते हैं। लेकिन उस फिल्म को बनाने के पीछे एक बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। आपको कॉस्ट्यूम जो है उसको ध्यान में रखना होता है, आपको डायरेक्शन को ध्यान में रखना होता है, आपको सिनेमाटोग्राफी देखनी होती है, आपको एडिटिंग देखनी होती है, एनिमेशंस देखने होते हैं, ऐसी तमाम तरह की बारीकियाँ होती हैं। एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर के तौर पर जब आपने अपनी जर्नी शुरू की इन सारी चीज़ों को, क्योंकि ये सारे जो होते हैं, ये जो डॉट्स होते हैं बिखरे होते हैं, डायरेक्टर का काम होता है उन सारे बिंदुओं को एक के साथ जोड़ देना ताकि एक कोई फिगर बन करके सामने आए। आपने ये कैसे किया? क्योंकि आपने कहीं से ट्रेनिंग भी नहीं ली है, आपने किसी के सानिध्य में काम भी नहीं किया है, कैसे मुनासिब हुआ? जैसा मैंने कहा कि देखिए, कुछ चीज़ें तो इनबिल्ट होती हैं आपकी, अब उस चीज़ को आप डिफ़ाइन नहीं कर सकते हो कि आपने कैसे किया। मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, जैसे क्रिकेटर्स बहुत हुए और वो नेट प्रैक्टिस करते हैं, सभी सचिन तेंदुलकर नहीं बन पाए। तो अब अगर आप सवाल पूछेंगे तो वो थोड़ा, इसमें आपको जवाब देने में ये मुश्किल ज़रूर होती है कि भाई कुछ चीज़ें तो इनबॉर्न थी, शुरुआत की हिम्मत करके, और फिर जैसे जैसे वो शुरुआत हुई, चीज़ें आगे बढ़ती गई, तो वो रास्ता खुद ब खुद मुझे मिलता चला गया। जैसे जब शूट हो गई तो भाई अब एडिट करना है, तो एक फिल्मकार के तौर पे आप एज एन एडिटर भी सोचते हो कि मुझे कौन से शॉट्स कहाँ तक लेने हैं, कौन सा लगेगा। तो चीज़ आपकी, फिल्म आपके दिमाग में होती है, उसे सिर्फ आपको पर्दे पे उतारना होता है। उसके बाद का जो प्रोसेस है, कुछ प्रोसेस मुझे भी नेचुरली नहीं पता था, पहली बार कर रहा था। जैसे अगर आप फिल्म बना रहे हो तो पोस्ट प्रोडक्शन में कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं, तो जब आप करने बैठते हो, आगे बढ़ते हो, तो फिर एवरीथिंग स्टार्ट्स फॉलिंग इन इट्स प्लेस। आप मतलब वो चीज़ें संवरती चली जाती हैं और एक खूबसूरत आकार आपको, एक मूर्ति का आकार, एक खूबसूरत आकार आपको मिलता चला जाता है। तो ये एक आत्मविश्वास भी होता है और आपका विजन होता है कि आप क्या सोच रहे हो, किस चीज़ को आप पर्दे पे उतारना चाह रहे हो, और इसी में असल मज़ा है। आप एज ए फिल्मकार आप सोचते हो तो आपको बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुद को बहुत खूब क्या बोलूँ, मतलब बहुत आपको खूबसूरत फील होता है कि नहीं, मैं कुछ चीज़ क्रिएट कर रहा हूँ। तो ये एक इंडिविजुअल डिसीजन होता है, एक प्रोसेस होता है जो आप जैसे जैसे करते हैं तो खुद ब खुद वो चीज़ें समझते चली जाती हैं। अगर हम बात करें आपकी फ़िल्मों की, आपने बहुत सारी फ़िल्में जो बनाई हैं, बहुत सारी फ़िल्में जो हैं अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट भी हुई हैं, हम चाहेंगे कि आप उनका ज़िक्र ज़रूर करें यहाँ पर। मैं सबसे पहले जिक्र करना चाहूँगा, मेरी जो पहली शॉर्ट फिल्म थी, एक्सपेरिमेंटल फिल्म थी, जो मेरे बहुत दिल के करीब है, वो 9। और वो इसलिए भी कि वो मैंने बिहार में 2016 में मैंने शूट किया था, लिखा था, शूट किया था, और 17 में वो स्क्रीन हुई थी 9 अप्रैल को। उस वक्त मैंने देखा कि बिहार में सच शॉर्ट फिल्म्स के नाम पे भी कुछ उस तरीके का क्रिएटिव चीज़ शायद लोग नहीं बना रहे हैं या नहीं बनाना चाहते हैं। तो हम लोगों ने एक बोल्ड स्टेप लिया कि 23 मिनट की फ़िल्म थी और बिना संवाद का वो था, एक भी डायलॉग्स उसमें नहीं थे, और वो एक कैंसर पेशेंट की कहानी थी, एक लड़की की,
जो जिसे पता था कि अब वो उसकी मौत होने वाली है, और मरने के पहले वो 9 विशेस थे उसके, 9 विश को वो पूरा करना चाहती थी। 8 विशेस पूरा होते ही उसके 9वां अधूरा रह जाता है, वो डेथ होती है। तो जब उस फिल्म को स्क्रीनिंग भी हुई थी बिहार में, पटना फिल्म फेस्टिवल में भी, लोगों ने बहुत थोड़ा अचंभित होकर देखा था, क्योंकि उस तरह की चीज़ें बिहार में तो मैंने कहा कि देखिए, जो भी लेखक है, जो भी आप जिस चीज़ को आप फील करते हो, जो चीज़ आपको एक्साइट करता है, आप उसी चीज़ को लिखते हो। और थोड़ा डिफरेंट तो होना ही चाहिए। मेरा मानना है कि अगर आपको लिख से हट के, भीड़ से हट के अगर अपनी चीज़ों की एक पहचान बनवानी है, तो आपको सोचना थोड़ा, यू डोंट थिंक डिफरेंट थिंग्स, आई मीन यू नीड टू थिंक डिफरेंटली। थोड़ा सा आप अलग हट के सोचोगे। फिर दूसरी शॉर्ट फिल्म बनाई द बाथ टब। ये वन ऑफ द 5 एलिमेंट्स ऑफ लाइफ, वाटर, पानी पे आधारित थी, जिसमें एक कंप्यूटर इंजीनियर है जो यूएस में जॉब कर रहा है, और वो जहाज़ से कहीं जा रहा है और वो जहाज़ डूब जाता है। वो किसी तरीके से उसे बचा लिया जाता है पानी में, समुद्र से, और उसे डिपोर्ट कर दिया जाता है इंडिया। और वो इंडिया में आते ही एक बाथ टब में ही वो जाकर बैठ जाता है। उस बाथ टब पे बाहर नहीं निकलता है। उसे लगता है वही उसका पानी का जहाज़ है, और चारों तरफ उसके इर्द गिर्द पानी है। अगर वो उतरेगा, नीचे निकलेगा, तो उसकी मौत हो जाएगी। तो वो हाइड्रोफोबिया जिसको कहते हैं। और उस पर वो एक फिर संवाद है, और वो एक फ़िल्म है जो कि 42 मिनट की शॉर्ट फिल्म थी। वो भी बहुत सारे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में सिलेक्ट हुई। शहर शुभम ने उसमें काम किया था। तो ये दोनों बहुत एक्सपेरिमेंटल था। और फिर मैंने फीचर फिल्म पे भी जब सोचा, तो यही सोचा कि कुछ ऐसा लिखूं कि लोगों को आकर्षित करे, क्योंकि मेरे फिल्म में कोई बहुत बड़े स्टार कास्ट एज सच मुंबई की कोई टीम नहीं है। तो मुझे अगर अपनी पहचान बनानी है, या अपनी प्रोजेक्ट की पहचान बनानी है, तो कुछ तो एक अलग आपको सोचकर लिखना होगा। और उसमें एक अलग मज़ा भी था, तो उसे लिखा। और अभी फिर एक फीचर फिल्म भी जो है, तो वही अब आपके सामने जो भी है, तो उस तरीके से। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है कि जब आपके काम को सराहा जाता है, लोग अचंभित होकर के देखते हैं कि अच्छा, ऐसा भी कुछ पर्दे पर आ सकता है। आपने कहा कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में भी आपकी फिल्में गई हैं, चूँकि भारतीय सिनेमा का अपना एक अलग लेवल है। अगर हम बात करें अलग अलग देशों के सिनेमा का, तो वहाँ का अपना एक अलग लेवल है। हम ज़्यादा इमोशंस को लेकर के आगे बढ़ते हैं फिल्मों में, हम कहानी पे फोकस करते हैं। बाहर एक्शंस पे, एनिमेशंस पे ज़्यादा फोकस होता है। कहानी होती है, लेकिन इसके इतर हमारे यहाँ एक हैप्पी एंडिंग की जो प्रथा है, परंपरा है। और अगर हम बाहर की फिल्मों की बात कर लें, तो वहाँ कुछ ऐसा नहीं है। तो जब आपकी फिल्में बाहर गईं, तो क्या रिस्पॉन्स मिला लोगों का वहाँ? क्योंकि आप यहाँ के हैं, लोग समझते हैं कि कहानी, पटकथा यहाँ के लेखक की क्या हो सकती है, तो प्यार मिलेगा, जाहिर है। लेकिन जब आप बाहर अपनी फिल्मों को लेकर के जाते हैं, वहाँ कैसा रिस्पॉन्स मिला? भारतीय फिल्मों का जो भी, अब जब आप इतिहास देखते हैं, तो भारतीय फिल्मों को जब भी वो कोई किसी भी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में जाती है, तो वहाँ बहुत सराहना मिलती है। और उसका कारण यही है कि हम इमोशंस को पकड़ कर लिखते हैं। जो भी लिखते हैं उसमें एक इमोशन होता है, एक फैमिली मेलोड्रामा होता है, कनेक्टिविटी होती है। तो बाहर के लोग भी जो हैं, जब उस फेस्टिवल में जैसे 9 गया, तो काफ़ी जगह जहाँ भी सेलेक्ट हुआ उसे सराहा गया। क्योंकि देखिए, ये बिल्कुल मेरा ये मानना है कि चाहे वो एक्शन हो, या ड्रामा हो, या रोमांस हो, या और कोई जो भी जॉनर है, जॉनर कोई भी हो, लेकिन सब में जब आप लिखते हैं, किसी भी जॉनर को पकड़ कर लिखते हैं, और उसकी संवेदना को सेंसिटिविटी को समझ कर लिखते हैं, तो लोगों की नज़र में वो चीज़ आ जाती है। और फिल्म तो एक ऐसा माध्यम है कि इसकी ऐसी यूनिवर्सल भाषा है, ये कि ऐसा यूनिवर्सल भाषा है इसकी, कि आप किसी भी देश में अपनी फिल्म को भेजें, सबटाइटल्स नहीं भी हो, वो विजुअल्स देखकर भी लोग, और हिंदुस्तान की फिल्में तो विजुअल्स देखकर भी वो कनेक्टिविटी दर्शक बना लेते हैं। ये खूबसूरती है हमारे देश के फिल्मों की। बिल्कुल, और कहते भी हैं कि अगर सबसे बेहतरीन अगर संवाद हम कर सकते हैं, किसी के साथ संवाद स्थापित कर सकते हैं, संप्रेषित कर सकते हैं अपनी बातों को, तो वो जो होता है या तो गीत, नृत्य, संगीत और नृत्य जो है, और उसी का सम्मिश्रण ही तो फिल्में होती हैं। बिल्कुल। आने वाले क्या प्रोजेक्ट्स हैं आपके, क्या सोच रहे हैं आप, क्योंकि आपको एक बहुत लंबी दूरी तय करना है? आने वाले वक्त में एक मैं फीचर फिल्म फिर शूट करने जा रहा हूँ 2 घंटे की, और बहुत वो फीमेल सेंट्रिक फिल्म है।
वो लिखा हूँ तो बहुत सुकून मिला है, बहुत अच्छा लगा। तो अभी एक फ़ाइनल ड्राफ्ट में मैं हूँ और ये टारगेट में हूँ कि सितंबर, इस साल ही सितंबर अक्टूबर में मैं उसे शूट करूँ बिहार में, बिहार से बाहर भी, बिहार से बाहर काफ़ी सीन्स हैं उसमें। और वो भी एक बहुत खूबसूरत कहानी मैं बहुत दिन से सोच रखा था, उसे मैं लिखा हूँ। और एक और फिल्म मेरी जो अभी फ्लोर पे है, धाके दुनुची, उसे वो मैं कंप्लीट करूँगा। 98% शूट कंप्लीट हो चुकी है, वो भी फीचर फिल्म है, तकरीबन 2.25 घंटे की। तो ये 2 प्रोजेक्ट्स मेरे अभी एट ए टाइम मेरे हाथ में हैं जो मुझे कंप्लीट करना है। चलिए, तो बहुत सारी शुभकामनाएं आपको कि आपकी जो Thank you, दोनों फिल्में, एक जो लगभग जिसकी शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है और एक जिसकी स्टोरी जो ड्राफ्टिंग है वो लगभग कंप्लीट होने वाली है, वो दोनों फिल्में आपकी बहुत अच्छी हों। इसके तरह हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप जो कि पटना के हैं, बहुत टैलेंट है, हम सब जानते हैं। पूरे भारत के हर ज़िले कस्बे में जो है वो बहुत सारा बिल्कुल। टैलेंट भरा पड़ा है। बाहर से आर्टिस्ट को मौका देने के बजाय अगर एक क्षेत्रीय जो लेखक है, किसी जो जिस भी क्षेत्र से निकल करके आ रहा है, अगर उस क्षेत्र के जो लोकल कलाकार हैं, क्योंकि यहाँ भी थिएटर्स में बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनको अगर मौका दिया जाए तो क्या दृश्य होगा? इसी मुहिम को लेकर मेरी शुरुआत हुई 9 में, और मैं इस चीज़ को प्राउडली कह सकता हूँ कि जो भी चीज़ें मैंने अभी तक बनाई हैं और जो भी चीज़ अब आगे बनने वाली हैं, आने वाली हैं, आपको मैं बता दूँ उसमें सारे कलाकार बिहार से हैं, उसमें मैक्सिमम बिहार के थिएटर से हैं, सारे टेक्नीशियंस बिहार से हैं। और जब मैं बोलूँ कि सारे टेक्नीशियंस बिहार से हैं तो वो बिहार में ही रहकर काम कर रहे हैं वैसे टेक्नीशियंस, ये नहीं कि वो बिहार से हैं और मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में हैं या कहीं बाहर हैं। तो इस मामले में मैं बिल्कुल ये हूँ कि बिहार के ही हमारे सारे लोग वहाँ पे हैं। तो बिहार को ही लेकर मैंने आगे बढ़ा है, बिहार के लोगों को लेकर आगे बढ़ा है, और आगे भी मैं बिहार में ही रहकर बिहार के लोगों के साथ काम करता रहूँगा। बिल्कुल। चलिए, बिहार के साथ रह करके, बिहार के लोगों को साथ लेकर के आप आगे बढ़े, बहुत अच्छी बात है। चूँकि आप मुंबई में जो फिल्म इंडस्ट्री है, जिसे हम कहते हैं कि वो मुंबई जो है माया नगरी है, आपने उस नगरी को भी बहुत क्लोजली देखा है, बहुत नज़दीक से देखा है। बहुत सारे लोग जो हैं आपके क्षेत्र से, हमारे राज्य से बाहर जाते हैं उस माया नगरी में अपना एक मुकाम हासिल करने के लिए। आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आपने जिस तरीके से आपने अपनी ज़मीन अपने घर में रह कर के बनाई है, आप उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि सब अंधी दौड़ में दौड़ते हुए उस माया नगरी की तरफ चले जाते हैं या अलग अलग इलाकों में चले जाते हैं कि हमें वहाँ ज़्यादा सफलता मिलेगी। अपने विज़न को क्लियर रखें कि आपका विज़न क्या है। जैसे ही आप फोकस्ड होते हो अर्जुन की तरह, तो सिर्फ आपको मछली और उस मछली की आँख ही आपको दिखती है और कुछ नहीं दिखता है। तो आपको बिल्कुल अपने विज़न को क्लियर रखना है कि आपको करना क्या है। मुंबई जाते हैं फिर भटक जाते हैं, एक्टिंग करना है, चलो ऑडिशन दे रहे हैं, नहीं हुआ तो चलो थोड़ा कास्टिंग में भी देख लेते हैं, नहीं हुआ तो चलो किसी सेट पे चले जाते हैं। ठीक है, वहाँ सर्वाइवल बहुत मुश्किल है, तो आपको उस तरीके से तैयार होकर जाना होगा। ऐसा नहीं है कि आप मुंबई उतरेंगे और 4 डायरेक्टर्स आपको सीधा साइन कर लेंगे कि आप आओ फिल्मों में काम करो। तो ये आपको पता होना चाहिए कि वहाँ का जो स्ट्रगल है वो बहुत ही कड़ा स्ट्रगल है। तो माइंडसेट आपका बिल्कुल सॉलिड होना चाहिए, आपका विज़न क्लियर होना चाहिए, और फिर आपको कम्प्लीटली फोकस्ड होना चाहिए कि भाई मुझे वहाँ जाना है, तो मैं किस लिए जा रहा हूँ, पर्पस क्या है मेरा वहाँ जाने का। मैं अपनी धरती, अपनी ज़मीन को छोड़कर मैं वहाँ जा रहा हूँ, तो वहाँ पे जाने का मेरा पर्पस क्या है, उस पर्पस को आपको लेकर चलना बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल। आपने बहुत अच्छी बातचीत की, लेकिन हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप हमारे कार्यक्रम में आए हैं, सीधा संवाद किया है, लाखों दर्शक अभी आपको देख रहे हैं, सीधा संवाद आप उनसे कर रहे हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है? मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मुझे एक मौका मिला अपनी बातों का साझा करने का आप लोगों के साथ, दर्शकों के साथ। और मैं यही कहूँगा कि जिनके अंदर भी जो ये चीज़ें हैं कि मुझे कुछ करना है, तो वो सोचे नहीं कि मुझे करना है, मुझे करना है, बस उस आप पर्पस को लेकर आगे बढ़ें, और आगे बढ़ें और फिर अपनी चीज़ों को लाने की कोशिश करें, उसका सृजन करने की कोशिश करें। तो सपने देखें और फिर सपनों को साकार करने के लिए आपको जी तोड़ मेहनत करें।
बिल्कुल जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, खुद पर भरोसा रखते हुए। शायद यही मूल मंत्र है एक सफल जीवन का। बहरहाल आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी बेहतरीन बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। थैंक यू। तो हमारे मेहमान ने हमें बताया कि मेहनत के साथ साथ खुद पर भरोसा रखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपनी जो ज़मीन है आपको खुद ही बनानी होगी, कोई और आपके लिए कुछ नहीं करने वाला है। तो चलिए इसी बात के साथ हमारे जो मेहमान हैं उन्हें हमने धन्यवाद किया है। और आगे मैं आपको बता दूं दर्शकों कि बिहार बिहान कार्यक्रम जो है अपने आखिरी पड़ाव पे आ चुका है, लेकिन डीडी बिहार पे कार्यक्रमों का जो सिलसिला है वो अनवरत है। तो आप फटाफट से हमारा पता नोट कर लीजिए ताकि पत्रों का जो व्यवहार है वो लगातार बना रहे। हमारा पता है निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001। हमारा ईमेल एड्रेस है director ddkpatna@gmail.com।